बात रूस और यूक्रेन के बीच टकराव की, क्योंकि टकराव उस जगह पहुंच गया जहां से रूस और यूक्रेन की जंग का दायरा यूरोप तक फैल सकता है। और इस आशंका की वजह बना रूस पर यूक्रेन का एक नया हमला। यूक्रेन की फौज ने रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला किया। यूक्रेनी फौज ने हमले की पुष्टि की। खबरें यह कि रूस के सीमावर्ती इलाकों पर यह हमला किया गया और हमले के लिए अमेरिका से मिली लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। सोमवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस की धरती पर लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल करने की परमिशन दी और उसी के बाद इन मिसाइलों से रूस को निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद रूस और नेटो के बीच तनाव बढ़ चुका है और रूस के नागरिक उन बंकरों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बड़े बॉम्ब और मिसाइल अटैक से बचाने के लिए बनाए गए। ऐसे ही बंकर में आज जी न्यूज आपको लेकर चलेगा। मॉस्को से हमारे सहयोगी अशोक राज की रिपोर्ट आपको बताएगी। कुछ इस अंदाज में यूक्रेन ने पुतिन की ईगो पर सीधे चोट की है और इस चोट का बदला अब पुतिन जरूर लेंगे। लेकिन जिस तरह रूस पर यूक्रेनी हमलों की तादाद बढ़ी है, उसके बाद रूस की मेट्रो सर्विस बन गई है बारूदी हमलों से बचने वाला कवच। रूस की अंडरग्राउंड मेट्रो सर्विस लोगों के लिए एक लाइफलाइन है। ये मेट्रो लाइफलाइन कही जाती है किसी भी शहर का, और उसी तरीके से मॉस्को में भी ये मेट्रो लाइफलाइन है। लेकिन अगर आप देखें मेट्रो स्टेशन की बनावट को, तो ये मेट्रो स्टेशन ऐसा बनाया गया है कि अगर कभी इस पर अटैक होता है तो ये बंकर का काम करे, यानी कि लोग अगर शहर में हैं तो वो मेट्रो स्टेशन के अंदर आ जाएं और उसे इस्तेमाल करें बंकर के तौर पर। रूस की मेट्रो सेवा 90 साल पुरानी है। इस मेट्रो सर्विस को 1935 में शुरू किया गया था। उस वक्त रूस पर दूसरे विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। इसी वजह से मेट्रो के अंडरग्राउंड सुरंगों को इस तरह तैयार किया गया था कि वो बमों के हमलों से लोगों को बचा सके, यानी मेट्रो सर्विस एक बॉम्ब शेल्टर की तरह काम कर सके। आज तकरीबन 90 साल बाद ये अंडरग्राउंड टनल्स उतनी ही मजबूती के साथ खड़ी, यानी आज भी अगर बम या मिसाइल गिरती है तो ये मजबूत सुरंग उसका धमाका सह लेगी और सुरंगों के अंदर मौजूद लोगों को नुकसान नहीं होगा। This line was workable since 1937, 1938, so it's already almost 100 years, and it's very durable. The maintenance of the station is also on a high level. ये अंडरग्राउंड मेट्रो सिर्फ बॉम्ब शेल्टर ही नहीं, बल्कि ये रूस की कम्युनिस्ट क्रांति का प्रतीक भी है। मेट्रो स्टेशन पर आपको ऐसी मूर्तियां, ऐसे प्रतीक मिलेंगे जो आपको रूस की क्रांति की याद दिलाएंगे। पिछले 100 सालों के अंदर रूस में क्या बदलाव हुए, उनकी गाथा बताएंगे। इसकी बनावट बहुत ही अनोखी है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप देखेंगे इसकी बनावट को तो ये एक बंकर नुमा बना हुआ है। अगर शहर के ऊपर कुछ होता है तो लोग अगर मेट्रो में हैं तो भी बच सकते हैं, और ये इतना मजबूत है कि लोग इसका इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। और यहाँ पर अगर आप भीड़ देखेंगे तो यहाँ पर चहल पहल लगातार बना हुआ रहता है, और ये चूँकि इतनी मजबूती और लाइफलाइन मानी जाती है, और यही वजह है कि लोग सबसे ज़्यादा मेट्रो में इन दिनों इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तक रूस की धरती पर यूक्रेन ने हल्के रॉकेट्स और ड्रोन से ही अटैक किए थे, लेकिन अब एटकमास जैसी बैलिस्टिक मिसाइल से हमले जारी हैं। तो अब यही मेट्रो सर्विस यानी बॉम्ब शेल्टर बनेगी रूस की नागरिकों की लाइफलाइन। मॉस्को से जी मीडिया के लिए अशोक राज की रिपोर्ट। तो यूक्रेन ने हमले के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया और अटैक के कुछ ही घंटों के अंदर पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को बदल दिया। आसान शब्दों में कहा जाए तो परमाणु हमला करने की शर्तों का दायरा जो है वो दायरा बढ़ा दिया। वो दायरा क्या हो गया है जरा? पुतिन की नई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के मुताबिक अब रूस उन नॉन न्यूक्लियर देशों पर हमला कर सकता है जिन्हें न्यूक्लियर पावर्स का समर्थन हासिल है। अगर रूस पर कोई बड़ा हवाई हमला होता है उस हाल में रूस परमाणु हमला कर सकता है। एयर अटैक की कैटेगरी में सिर्फ फाइटर जेट्स या बॉम्बर ही नहीं बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को भी शामिल कर लिया गया। पुतिन ने जो दोनों शर्तें जोड़ी, इनका सीधा कनेक्शन अब यूक्रेन से, और इसी वजह से अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या न्यूक्लियर अटैक के जरिए पुतिन इस युद्ध को अब खत्म करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।